Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगात 5125 कलयुग विक्रम संवत 2081 वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 19 मई 2024 है। दर्पण के सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम का सप्रेम नमस्कार। इस सप्ताह के समाचार इस प्रकार हैं। लोकसभा चुनावों के 4 फेज की वोटिंग हो चुकी है। 2024 के चुनाव के महासंग्राम में एम फैक्टर और उससे जुड़े बेहद अहम मुद्दे हैं। यह एम फैक्टर ही है जिस पर बीजेपी और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे की कड़ी टक्कर देने का दम भर रहे हैं। एम यानी कि मोदी, मुस्लिम, मंगलसूत्र, यहाँ तक कि मटन और मछली भी चुनावी शब्दावली का हिस्सा बन गई हैं। एम फैक्टर इस बार निर्णायक साबित हो सकता है। इस एम का मतलब महिला भी है। सच तो यह है कि इस एम फैक्टर की धुरी पर ही पूरी चुनावी लड़ाई लड़ी जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से लगातार देश के प्रधानमंत्री हैं। लगातार 2 बार चुनाव जीतने और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का रिकॉर्ड 48 साल बाद किसी ने बनाया है। इसीलिए बीजेपी और एनडीए के सारे उम्मीदवार पीएम मोदी के नाम पर अपनी चुनावी नैया पार लगाना चाहते हैं। दूसरी ओर विपक्ष बिखरा हुआ है, परंतु उन्हें लगता है कि अब की बार मोदी नाम का जादू नहीं चलेगा। इस बार किसकी सरकार बनेगी, इस सवाल का जवाब 4 जून को मिलेगा। लोकसभा चुनाव 2024 में इतिहास बनना तय है। अगर नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार जीत की हैट्रिक बनाती है तो भी इतिहास बनेगा। अगर नतीजे बीजेपी के खिलाफ गए तो भी इतिहास बनेगा। 2024 का चुनावी मुकाबला नरेंद्र मोदी वर्सेस विपक्ष है। राजनीतिक नजरिए से इसे एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 और एनडीए कुनबे को 400 प्लस सीटें मिलेंगी। राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र हिंदी पट्टी के 4 बड़े राज्य यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड पर टिकी हैं। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी और एनडीए ने 95% से ज़्यादा सीटें जीत ली थीं। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में भी बीजेपी को बड़ा फायदा मिला था। कांग्रेस पार्टी के लिए 2024 का चुनाव अस्तित्व की लड़ाई जैसा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की 80 लोकसभा सीट्स से यह तय होता है कि केंद्र की सत्ता का कौन काबिज होगा। 5वें चरण के होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी बेहद महत्वपूर्ण सीट है। एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल ने स्थानीय निवासियों ने बीजेपी पर पेपर लीक और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछे। साथ ही लोगों ने जीएसटी और एनपीएस पर भी सवाल पूछे। बीजेपी के नेता चंद्रमौली सिंह ने कहा कि गांधी परिवार का अमेठी पर कब्जा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। यहाँ स्मृति ईरानी ने काफी काम किया और बीजेपी सरकार ने मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण कराया। अमेठी सीट पर लोकसभा चुनाव के 5वें फेज में 20 मई को वोटिंग होनी है। अमेठी में चुनावी मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने सड़क, बिजली और बुनियादी सुविधाओं को चुनावी मुद्दा बनाया है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में
अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी विभव कुमार से पुलिस जवाब तलब कर रही है। आरोप यह है कि विभव कुमार ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर कथित तौर पर स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की। इस घटना को बेहद निंदनीय बताया जा रहा है। जिन लोगों ने कोरोना काल में कोविशील्ड वैक्सीन को लगवाया था, उन्हें गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक होने की आशंका है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मदद से ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोविड-19 महामारी के दौरान एक वैक्सीन का इजाद किया था। कोरोना काल में एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले पर भारत में कोविशील्ड और यूरोप में वैक्सज़ेवियर वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन अब यही वैक्सीन विवादों के घेरे में है। इस वैक्सीन को लेकर कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि इस वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसिस का खतरा बढ़ रहा है। एस्ट्राजेनेका कंपनी पर 50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसमें साइड इफेक्ट से जिनकी मौतें हुई हैं, उनके परिजनों ने कंपनसेशन की मांग की है। चार धाम यात्रा शुरू होने के बाद से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया कि 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया। 15-16 मई को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं काम कर रही थी। यह रजिस्ट्रेशन हरिद्वार और ऋषिकेश में हो रही थी। इस साल चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या में 44% की बढ़ोतरी हुई है। मीडिया में आ रही तस्वीर यह बताने के लिए काफ़ी है कि किस कदर यमुनोत्री और गंगोत्री में बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। न सड़क पर चलने की जगह है और न ही पैदल मार्ग में जगह है। सरकारी इंतजाम भी न काफ़ी हैं। मुंबई के घाटकोपर में हुई होर्डिंग हादसे में बचाव का काम अभी भी जारी है। मरने वालों की संख्या अब 15 हो गई है। हादसे की जगह पेट्रोल पंप की वजह से बचाव कर्मियों को काफी संभल कर काम करना पड़ रहा है। इस मामले में विज्ञापन एजेंसी ईगो मीडिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। विज्ञापन एजेंसी का मालिक भावेश भिंडे फरार है। जांच में सामने आया कि जो होर्डिंग लोगों पर गिरी थी, उसका वजन 250 टन था। भारत में ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह को लेकर 10 साल की एक डील की है, जिससे अमेरिका खुश नहीं। अमेरिका ने भारत को प्रतिबंधों के संभावित जोखिम की चेतावनी दी है। चेतावनी के एक दिन बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को 2 टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह भी साफ कर दिया कि इस परियोजना से पूरे क्षेत्र को फायदा होगा। इसके संकीर्ण नजरिए को लोगों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका ने पहले चाबार पोर्ट के व्यापक महत्व को स्वीकार किया था। बता दें कि अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि तेहरान के साथ व्यापारिक डील पर विचार करने वाले किसी को भी प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में पता होना चाहिए। भारत ईरान के चाबहार के शाहिद बेहतशी बंदरगाह के टर्मिनल के संचालन के लिए एक समझौता किया है। इस डील से चाबहार बंदरगाह की व्यवहार्यता और दृश्यता पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा। फोर्ब्स ने 16 मई को 30 अंडर एशिया सूची में का 9वां संस्करण जारी किया। इस सूची में 30 साल से कम उम्र के युवा उद्यमी, नेता और ऐसे लोग शामिल हैं जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और इंडस्ट्री में बदलाव कर रहे हैं। इस प्रतिष्ठित सूची में टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी को लेकर लॉजिस्टिक्स और फैशन तक विभिन्न क्षेत्र के कई भारतीय उद्यमियों को शामिल किया गया है। फिल्मी बातें। 77वें कान फिल्म फेस्टिवल पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि रेड कार्पेट पर इंडिया की कई जानी मानी हस्तियां अपना जलवा बिखेरने पहुंच रही हैं। दीप्ति साधवानी के अलावा नमिता थापर और अंकुश बहुगुणा जैसे नए चेहरों ने डेब्यू किया है। ऐश्वर्या राय भी इस फेस्टिवल में दिखाई देंगी। कियारा आडवाणी के से लेकर जैकलीन फर्नांडिस को भी इस फेस्टिवल में शामिल होने का न्योता मिला है।
इस लिस्ट में उर्वशी रौताली का नाम भी शामिल है, जो कि पहले ओपनिंग सेरेमनी का भी हिस्सा थी और उन्होंने हॉलीवुड आइकॉन मेरिल स्ट्रीप के साथ मंच शेयर किया था। अब यह रेड कार्पेट पर भी नजर आएंगी। खेल समाचारों में फिजा में पूरी तरह से क्रिकेट और क्रिकेट का माहौल है। एक तरफ आईपीएल और चरम की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर अगले महीने शुरू होने वाले T20 विश्व कप 2024 का माहौल बनने लगा है। भारतीय फैंस को पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में बहुत रुचि है। इस मैच को 9 जून को न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। इस मेगा मैच की टिकट अभी से ब्लैक में बिक रही है। 2 जून को शुरू होने वाले इस मेगा इवेंट में 20 टीम्स हिस्सा लेंगी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का यह पहला मैच है जो कि अमेरिका में आयोजित होगा। सूत्रों के मुताबिक इस मैच का मजा लेने के लिए प्रशंसकों को $2500 अमेरिकन पर व्यक्ति खर्च करने होंगे और इस मैच के सारे टिकट बिक चुके हैं। दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक सोने का भाव 67,220 रुपये प्रति 10 ग्राम है। डॉलर की विनिमय दरें इस प्रकार हैं: अमरीकी डॉलर 83 रुपये 30 पैसे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स 55 रुपये 83 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए। श्रोताओं, आप सबका नमस्कार। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी रेडियो कार्यक्रम, जो हर सप्ताह रविवार को आप 9 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं रेडियो 2000 FM 98.5 पर। हमेशा की तरह हम आपके लिए एक अच्छा मनोरंजक और ज्ञानवर्धक प्रोग्राम लेकर के आए हैं। पूनम जी से आपने अभी खबरें सुनी। आज हम बात करेंगे गिरमिटिया मजदूर प्रथा पर, जो आप सब ने नाम सुना होगा गिरमिटिया मजदूर प्रथा का। तो हम इसके बारे में थोड़ा व्यापक रूप से बात करेंगे। पर जैसा कि होता है हमेशा, आज का विचार होता है हमारे पास। तो आज का विचार यह है अनमोल वचन। एक दीपक चाहे गरीब की झोपड़ी में रखा जाए या किसी अमीर के आलीशान घर में, वो दोनों जगह एक समान रोशनी देता है। जड़ वस्तु अपना स्वभाव नहीं बदलती, लेकिन हम अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। अगर रिश्ते अच्छे रखने हो तो हमें सबके लिए प्यार और करुणा की नज़र रखकर ही व्यवहार करना चाहिए। बड़ा अच्छा विचार है डॉक्टर साहब, लेकिन बड़ा मुश्किल है ये। प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। बैल तो कोशिश कर सकते हैं। बैल आ रहा है तो उसके साथ प्यार नहीं भागना पड़ेगा। वो जो एक आपकी वाइब होती है वो ही बता देती है। तो अगर अच्छी वाइब रख के करें तो शायद आसानी हो जाती है। तो श्रोताओं, आज हमारे प्रोग्राम में कुछ और ख़ास बातें होने वाली हैं। हमारे मेहमान आने वाले हैं जो गिरमिटिया के ऊपर बात करेंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है। तो गिरमिटिया के ऊपर एक हम पहेली भी करने वाले हैं पूनम जी। आज 2 पहेलियां हैं। एक है जिसमें $50 का वाउचर मिलेगा लंच या डिनर के लिए कलर्स ऑफ इंडिया में, और दूसरा है एक फिल्म अभी नई आ रही 24 तारीख को रिलीज हो रही है, उसका नाम है भैया जी। तो उसके एक विनर को 2 पास मिलेंगे फिल्म देखने के लिए। तो और गिरमिटिया वाला जो प्रोग्राम है वो ढंग से सुनिएगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आंसर छुपा होगा। तो हम पहले भी बाद में बताएंगे। और एक और ख़ास बात है आज के प्रोग्राम की कि आज हमारे साथ में हमारी एक नई टीम जुड़ने जा रही है। हमारे 3 यंग गन कह सकते हैं ना, वो आज थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे आपके साथ में। वो पैनल भी सीख रहे हैं, तो सी हाउ यू लाइक देम। ओके, लेकिन मेरा एक फेवरेट सा गाना है। मैं आज ये हरियाणवी वाला ये भजन लेके आया हूँ, पहले भी बजाया है, इसलिए लेके आया हूँ कि जो स्वाति मालीवाल हैं वो हरियाणा की हैं। कई हरियाणा की यादगारें लोगों की ताज़ा होंगी। तो सुनते हैं इस भजन को। पिछले दिनों हरियाणवी संस्कृति को लेकर बहुत से प्रयोग हुए हैं। उसी दिशा में MDU के रिसर्च स्कॉलर सोमेश जांगड़ा, जो म्यूज़िक के विषय पर रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगी की इन छात्राओं की प्रतिभा को तराश कर आज के इस उत्सव में अपनी प्रस्तुति देने के लिए तैयार किया है। और इस गीत का संगीत भी सोमेश जांगड़ा, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं MD यूनिवर्सिटी रोहतक के, उन्होंने ही दिया है।
जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन नन्ही बच्चियों का भावी भारत की निर्माता गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगी से। और मैं एक बार मंच पर आमंत्रित करती हूं सोमेश जांगड़ा, जो कि इस टीम के प्रशिक्षक हैं। ये हमारे उभरते कलाकार हैं। स्वागत कीजिए इस टीम का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगी से। श्रोताओं,
आशा है कि आपको ये भजन अच्छा लगा होगा। मुझे जब भी मैं इस भजन को सुनता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। हरियाणवी मुझे भाषा वैसे बड़ी उखड़ू लगती है, लेकिन जब इसको सुनता हूँ तो बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छा लगता है। तो श्रोताओं, जैसे कि मैंने बोला था आपको कि यंग गन हमारे साथ में हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि हम अपनी प्रोग्राम की जो आगे की दिशा है किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो कमेटी के नौजवान लोग हैं वो क्या प्रायोरिटी रखते हैं, वो आपके साथ में कैसे प्रोग्राम लेना चाहते हैं। तो पहले तो हम तीनों लोगों से कहें कि अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि क्या होता है पिछले सप्ताह हो सकता है सबने आपका प्रोग्राम ना सुना हो। थैंक यू अंकल, और आपके सारे श्रोताओं से नमस्कार। मेरा नाम चेतन है और शायद जो आपके श्रोताओं ने लास्ट वीक सुना होगा, मैंने ऑलरेडी अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था, तो आई विल कीप इट शॉर्ट। लेकिन मैं एक्चुअरी हूँ, अभी कंसल्टिंग में काम करता हूँ, बिजनेसेस और लोग को अपने सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को मैं कैलकुलेट करता हूँ कितना है, और फिर उनको हेल्प करता हूँ रिड्यूस करने में। और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों में जो अभी हम लोग बात करेंगे आज, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, पर्पस, ये सब चीज़ें। तो हाँ, तो आपका जो रेडियो प्रोग्राम होगा उसमें ऐसी क्या खास बात होगी कि जिससे लोग आपके प्रोग्राम को सुने? ऐसे तो हम लोग के पास अपना एक्चुअली ऑलरेडी एक पॉडकास्ट है, और उसमें जो हम लोग बात करते हैं उसका पूरा जो सेंट्रल थीम है कि हम लोग कॉमन ग्राउंड ढूंढना चाहते हैं सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स के बीच में। तो फॉर एग्जांपल आज के यहाँ दर्पण शो में शायद हम लोग अपना यूथ, यंग लोग का पर्सपेक्टिव ऐड कर पाएंगे और उसको टाई कर पाएंगे कि ओल्डर पर्सपेक्टिव, जो कि आप लोग ओल्डर इतने नहीं हो हम लोग की आंखों में, लेकिन तब भी जो हम लोग की पेरेंट्स की जनरेशन है, यंग लोगों का पर्सपेक्टिव। तो माय फ्रेंड, या नमस्कार, मेरा नाम है डिलन। मैं सेम एज चेतन, मेरा बैकग्राउंड हिंदी नहीं है, एक्चुअली मैं हूँ बंगाली, सो बांग्लादेशी, लेकिन I'll try, so a little bit confusion, but thanks to Bollywood, my friend. Thanks to Bollywood, exactly. Everybody knows it. Exactly, okay? Exactly. Lekin Dylan, again welcome. So what you would like to bring as a different thing for our audience? ऐसे अगर मैं बोलूँ, चलो मैं इंग्लिश में आप. Okay, thank you. We call it English. English, okay, yeah. Beautiful. Definitely a different perspective. Our interest is about connecting people together to the truth. I think truth can always be found in all ways, and only through conversation. So when we have conversations with people, we learn about things that we didn't know before. Very good. So बहुत अच्छी बात है. That's our aim. लेकिन जो truth जानना है ना, पहले एक अभी किसी ने पिछले हफ्ते मुझे बोला था कि अगर ट्रुथ हम बोलने लगे, अगर सच बोलने लगे तो दुनिया चलनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी. सोच. True. Also truth. Yeah, see, already beginning. तो दिलन से मुलाकात हो गई, चेतन से मुलाकात हो गई. अब हम अनुराग से बात कर रहे हैं. हम बताइए. नमस्कार सबको, मेरा नाम अनुराग है और मैं बाय द वे अनुराग है, अनुराग नहीं है ना? अनुराग, हाँ, with a J. मैं वैसे तो इंडिया में गुजरात से हूँ, पर मुझे भी बॉलीवुड की वजह से हिंदी भी आती है. और मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग और साइंस में है, और अब मैं डाटा साइंस में काम करता हूँ, रिटेल एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग और वो सब. पर आउटसाइड ऑफ वर्क ये सब चीज़ें, इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ एंड फिटनेस, कंपैरेटिव रिलीजन, ये सब टॉपिक्स मैं खुद के लिए भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और आपके दर्शकों को मज़ा आए तो सबके साथ भी. यूथ पर्सपेक्टिव डेफिनेटली लाना चाहते हैं शो के लिए, और कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के सेकंड जनरेशन का एक्सपीरियंस, कैसे अपनी आइडेंटिटी कैरी करें, कैसे जो भाषाएं हमारी अपनी नहीं हैं उनको
कैसे सीखे और दुनिया में कैसे रहे, अपनी मातृभाषा भी याद रखे, ये सब चीज़ें। एक मैं हिंदी के बारे में कहता हूँ कि तो दर्पण का जो ऑब्जेक्टिव है हिंदी का प्रचार प्रसार, तो लोग उसको चलो उससे लेते हैं कि भाई इमोशनल अटैच हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक और इसका पहलू है श्रोताओं की, एक कमर्शियल डिसीजन भी बहुत बड़ा हो सकता है। इफ़ यू नो हिंदी बेटर, तो आपके जैसे मान लो आपकी कंपनी है, एवरीबडी इज़ गोइंग टू गो टू इंडिया, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। तो अगर आप हिंदी समझते हो, बोलते हो, अच्छे हो उसमें, तो आपकी वैल्यू कमर्शियल टर्म्स में, डॉलर टर्म्स में बेटर होगी। 100% जितेंद्र जी। कंसीडर हिंदी एज ए स्किल, हाँ, rather than कि हिंदी जैसे लैंग्वेज। दैट इज माय पॉइंट। अभी एक इन्फोग्राफिक देखा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषाएं कौन सी है। पहले तो अंग्रेज़ी आती है, फिर स्पेनिश आती है, और नहीं सॉरी, पहले अंग्रेज़ी फिर मैंडरिन, और उसके बाद हिंदी। स्पेनिश भी नहीं है, उसके बाद हिंदी है। एग्जैक्टली, हाँ, इसलिए आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, क्योंकि जब स्टैटिस्टिक्स लेते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपकी मेन लैंग्वेज क्या है, ये नहीं पूछता कि आपकी सेकंड और थर्ड लैंग्वेज कौन सी है। तो अगर आप देखें कि जितने लोगों को नॉलेज है हिंदी के बारे में, तो वो नंबर बहुत ज़्यादा होगा। जो नेटिव प्राइमरी स्पीकर्स आपका मदर टंग है, वो नंबर कम होगा। अगर आप वो स्टैटिस्टिक लेते हैं तो इट बी स्क्यूड, है ना। एंड इफ यू आस्क देम व्हाट अदर लैंग्वेजेस यू नो, व्हाट ऑल लैंग्वेजेस यू नो, एंड उसमें कॉमन लैंग्वेज निकाल है सबकी, तो आई थिंक हिंदी का नंबर बहुत ज़्यादा होगा। और दूसरा भी करेक्ट, अगर मैं कहता हूँ कि चलो अगर नहीं भी है, लेकिन आज अगर इंडिया में आपको बिजनेस करना है, जस्ट लुक एट वेरी सिंपलिस्टिक मैनर, यू हैव नो ऑप्शन। अब जैसे हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो हिंदी में बात करते हैं। अगर आपने सुना होगा कि बिल गेट्स ने उनका इंटरव्यू लिया था जस्ट फ्यू वीक्स अगो, तो उन्होंने एआई टेक्नोलॉजी वगैरह इस्तेमाल करी है, ऑफ कोर्स, एंड दैट इज़ आल्सो योर फील्ड, हाउ वी कैन यूज़ दिस टेक्नोलॉजी। नाउ डेज यू डोंट नीड टू इवन नो, जो गूगल ट्रांसलेटर वगैरह है, GPT-4 हो, GPT-4 हो, आपने देखा होगा शायद। नहीं, तो जैसे जो ट्रांसलेटर वगैरह है ना, वेरी सिंपल, जस्ट आप बोलोगे, दे विल स्पेल आउट इमीडिएटली कि भाई आपने क्या बोला है। बट अगर आप एक कंट्री में अपने आप को अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को बेचना चाहते हो, तो ट्रांसलेटर से काम नहीं चलेगा। देन यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको उसी भाषा में बोलना होगा। तो वही फिर हिंदी स्किल बन जाती है। आप क्या सोचते हो चेतन इसके बारे में? हाँ, फॉर श्योर। मेरे जैसे फील्ड में ये अभी इतना मैंने इतना फील नहीं किया है कि मुझे हिंदी यूज़ करनी है, लेकिन आई थिंक अगले 10 साल में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। स्पेशली जो इंडिया की इकोनॉमी है, बहुत आई थिंक सर्विसेज इंडस्ट्री में ग्रो कर रही है। तो सारे ये टेक्नोलॉजी, बिजनेस, अकाउंटिंग, जैसे आपने बोले, ये काफ़ी चीज़ें अब इंडिया में आई थिंक ऑफशोर हो रही हैं और होती रहेंगी। स्पेशली जैसे आपने वो बोला बिल गेट्स की बात, जो एआई का फील्ड है, आई थिंक इंडिया भी उसमें बहुत लीड करेगी। ऑलरेडी इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर टैलेंट वहाँ से आ रहे हैं। तो हाँ, आई थिंक ओवर टाइम वो एक्चुअली हम लोग के लिए एक एसेट बनेगा। हम लोग की ये कनेक्शन, हम लोग की ब्रिज है बिटवीन दीज टू वर्ल्ड्स। दैट्स ट्रू एक्चुअली। अगेन अगर मुझे तो अपना याद है कि भाई इंग्लिश इसलिए सीखी कि भाई ज़्यादा डॉलर, ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट बनेगा। इंग्लिश से कोई मोहब्बत वाली बात नहीं थी, एंड दैट्स ट्रू आल्सो। लेकिन अभी मार्केट पहले इंग्लिश का बड़ा था, फिर चाइना का बड़ा हो गया, अब हिंदी का बड़ा है। और हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है कि जो बिकॉज ऑफ अगेन बॉलीवुड सब लोग समझते हैं, सब लोग आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे मतलब हम लोग 30-35 साल पहले इधर आए थे, तो हमने देखा है जैसे इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे बढ़ रही है ना। तो शुरू में जब लोग आए थे, लोग कम थे और अपने बच्चों को वो लैंग्वेज पास ऑन नहीं करना चाहते थे। कहते कि नहीं, इंटीग्रेट हो, अब तुम्हें इस लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, हमने लैंग्वेज यूज़ कर ली यहाँ पे आने के बाद में, यू जस्ट। पर जैसे नंबर बड़े हैं, में एक अवेयरनेस बढ़ रही है कि अपने लैंग्वेज को भी कैरी करना चाहिए और अपने लैंग्वेज को सीखना चाहिए, उसको यूज़ करना चाहिए। तो इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? हाँ अंकल, सही कह रहे हैं। शायद पहली जनरेशन के इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं नए देश में, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद मुझे जल्द से जल्द सेटल होना है और बच्चों को भी ट्रेन करना है कि यहीं की दुनिया में वो सफलता पा सके। पर जब उनके
पिछले जीवन से बहुत सारे लोग यहाँ आ जाए तो फिर वो दोनों जीवन को इंटीग्रेट करना पड़ता है और उनको भी ऐसा लगता है कि क्यों नहीं। तो ज़्यादा लोग जो अगर बोले तो भाषा की वो प्रभावता बढ़ती है। सेकंड जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, सेकंड जनरेशन के लिए भी सेकंड जनरेशन किस वो मूल चीज़ है जो भाषा में ही मिलती है। लाइक कहवत सिर्फ भाषा में मिलती है, स्टोरीज भाषा में मिलती है। आपने जो बात भाषा केवल लैंग्वेज केवल कम्युनिकेशन का नहीं, इसके साथ में उसकी संस्कृति होती है, संस्कृति भी उसके आचार विचार होते हैं, उसके साथ में जो अब जैसे हम अपने फादर को आप करके बोलेंगे बट इंग्लिश में यू है। अब उसकी वजह से क्या है ना कि यू सबको बोलते हैं। उस जो सम्मान को अगर आपको एक्सप्रेस करना है देन यू हैव टू यूज आप। अब आदमी कहेगा यार वो क्या ऐसे, लेकिन दिस हाउ यू फील। अगर तो इफ यू अगर आप दोनों भाषाएं बोलते हो यू, तो आप अपने फादर को या अपनी मदर को आप करके बोलोगे, इररिस्पेक्टिव आप यू करके नहीं बोलोगे। भाषा का जो कनेक्शन है उसी के मैं कहता हूँ इसमें बड़ा रोल बॉलीवुड का रहा है। बहुत चार्म होता है लोगों को कि सेकंड जनरेशन को कि हम बॉलीवुड फिल्म इतने पॉपुलर है कि नॉन इंडियन भी देखते हैं, तो लोग सोचते हैं कि चलो हम इसी बहाने हिंदी सीखें जिससे हम बॉलीवुड को और अच्छी तरह एंजॉय करेंगे। फिर एज एन एक्सटेंशन फिर लगता है कि ठीक है वाई नॉट कम्युनिकेट हिंदी में। ठीक है आप लोग शायद आपस में बात करेंगे तो हिंदी में बात नहीं करेंगे। घर में बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे बच्चे हिंदी बोलते हैं, हमसे बोलते हैं, पर आपस में इंग्लिश बोलते हैं वो। तो पर एक लैंग्वेज की नॉलेज होना एक बहुत बड़ा एसेट है। मुझे भी समझ आ रहा है यहाँ पर कि हिंदी का जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो जनरेशन यहाँ आई है और जिनको वो छोड़ के आए हैं वो तो आएंगे ही उन्हें मिलने के लिए। कई आके सेटल भी हो गए, दादा दादी जो हैं, नाना नानी हैं, तो फिर जो प्रेजेंट जनरेशन है उसके साथ उनका इंटरेक्शन कैसे होगा? अगर वो अंग्रेज़ी ही जानते हैं और दादा दादी सिर्फ हिंदी या लोकल लैंग्वेज जानते हैं तो उसमें तो इस चीज़ को भी, और उनको उनसे जो दादा दादी नाना नानी की कहानियां हैं, कहावतें हैं, वो सारी तो उन्हीं से मिल सकती हैं। तो आई थिंक इट्स लाइक अ लिंक। श्रोताओ आपके क्या विचार हैं हमें आप शेयर करिए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख सकते हैं या आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0421 590 791 0421 590 791। आपका क्या विचार है कि जो भाषा का महत्व है वो क्या है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या भाषा केवल ट्रांसलेशन है या उसके साथ में उसकी संस्कृति या उसके जो विचार हैं, जो उसकी मूल आत्मा है वो भी जाती है? और एक तीसरा एंगल और भी है, डॉलर। क्या वो स्किल है कि हमें आज कई लोग मैंड्रीन सीख रहे हैं क्योंकि अंडरस्टैंड और नॉट, उनको मालूम है कि भाई इट्स अ गुड बिजनेस टू डू। तो आपके क्या विचार हैं हमारे ज़रूर बताइएगा। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हम अपने तीनों गन से दोबारा से कोई अच्छा सा नाम चूज करें। गन अच्छा नहीं लग रहा ना, एक क्यों आप सोचिए कि आपको हम किस तरीके से संबोधित करें हिंदी में, है ना? तीनों मित्रों को। लेकिन वो यंग वाला, वो यंग गन वाला जो मैं सोच रहा था गुप्ता जी आप दो और यंग लोगों को भूल रहे हैं। दिलबर तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार,
सफर है। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। मेरी अदाएं, ये मेरी जवानी, बस तेरे लिए है, ये मेरी जिंदगानी। मेरी अदाएं, ये मेरी जवानी, बस तेरे लिए है, ये मेरी जिंदगानी। तू मेरी गजल है, तू मेरा तराना, आ तेरी धड़कनों पे लिख दूं दिल का फसाना। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, देखा है पहली बार जानम की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095 9405, that's 8095 or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. श्रोताओ, जैसे कि हमने बोला था कि आज का प्रोग्राम हमारा गिरमिटिया के जो इशू हैं या गिरमिटिया क्या होता है उसके ऊपर केंद्रित रहेगा। डॉक्टर अजय जी ने एक रूपरेखा तैयार करी है। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को बताइए गिरमिटिया के बारे में। एक और मैं बात कहना चाहता हूँ श्रोताओं कि जो हम दो पहेलियाँ पूछने वाले हैं उनके आंसर इस वार्ता से आपको मिलेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, चलिए आज चर्चा करते हैं फिजी के गिरमिटिया मजदूरों की। ये कहानी है छल कपट की, ये कहानी है अत्याचार और शोषण की, ये कहानी है उन हज़ारों व्यक्तियों की जो अमानवीय परिस्थितियों में गुजरने पर मजबूर हुए। बात है 14 मई 1879 की, जब भारतीय मजदूरों को लेकर पहला जलपोत फिजी पहुंचा था। इसके पश्चात अगले 37 वर्षों में यानी 1916 तक 86 अन्य जलपोत लगभग 60,000 भारतीय श्रमिकों को लेकर फिजी पहुंचे। इनमें से लगभग 75% जहाज कोलकाता से तथा अन्य 25% मद्रास से रवाना हुए। इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। तो आइए देखते हैं ये गिरमिटिया प्रथा आखिर क्या थी। 1935 में विश्व भर में स्लेवरी यानी गुलामी कर रहे श्रमिकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहा गया कि ये एक अत्यंत अमानवीय प्रथा है। इसके पश्चात उपनिवेशिक देशों यानी कॉलोनियल पावर्स में उनके उद्योग चलाने के लिए श्रमिकों की तीव्र रूप से कमी महसूस होने लगी। गुलामी पर प्रतिबंध लगते ही इन उपनिवेशी ताकतों ने एक नए हथकंडे का आविष्कार किया, जिसे अंग्रेजी में इंडेंचर लेबर कहा गया। इसके अंतर्गत श्रमिकों को एक निश्चित काल का अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था, जिसे एग्रीमेंट कहते थे। इस एग्रीमेंट शब्द का हिंदी में विकृत रूप बना गिरमिट शब्द। इस प्रकार एग्रीमेंट लेबर को गिरमिटिया मजदूर कहा गया।
इसके अंतर्गत भारत से हजारों श्रमिकों को अंग्रेजी साम्राज्य के द्वारा संचालित उपनिवेशों में श्रम करने के लिए भेजा गया, जैसे फिजी, गयाना, ट्रिनिडाड, सूरीनाम, मॉरिशस इत्यादि। कहने को तो गुलाम शब्द के मुकाबले ये बड़ा ही सभ्य शब्द लगता था, किंतु किसी भी गिरमिटिया मजदूर का शोषण किसी स्लेव यानी गुलामी के मजदूर से कम नहीं था। इन गिरमिटिया मजदूरों की भर्ती अधिकतर उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ हद तक दक्षिण राज्यों से की जाती थी। आमतौर पर निर्धन और अनपढ़ श्रमिकों को झूठ और फरेब का सहारा लेकर भर्ती किया जाता था। उनसे कहा जाता था कि 5 साल वह मालामाल होकर घर लौटेंगे, किंतु सच्चाई कुछ और ही थी। एक लंबे कठिन समुद्री सफ़र के बाद जब ये श्रमिक फिजी पहुंचते तो उन्हें क्रूर अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता। सुबह 3 बजे ढोल नगाड़ा बजाकर उन्हें नींद से उठाया जाता और सूरज उगते ही उन्हें गन्ने व कपास के खेतों में कमर तोड़ मेहनत करने के लिए जोत दिया जाता। और तो और गोरे अधिकारी उनको निरंतर मुक्के और लात मार मार कर तथा लाठी और कोड़ों की मार से डराकर धमकाकर उनका जीना दूभर कर देते। इन परिस्थितियों से हार कर अनेक श्रमिक आत्महत्या करने पर मजबूर होते थे। कहने को तो इन लोगों का 5 साल का अनुबंध होता था, किंतु ये श्रमिक 5 साल बाद अपने देश वापस जाने की स्थिति में नहीं होते थे। अपने परिवार से हज़ारों मील दूर होकर उन सब से हमेशा के लिए बिछुड़ जाते थे। हर वर्ष 14 मई को जिस दिन पहला जहाज़ इन श्रमिकों को फिजी लेकर आया था, उस दिन गिरमिटिया दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है उस अत्याचार का, उस क्रूरता का, उस विश्वासघात का जिससे होकर ये श्रमिक गुजरे थे। गिरमिट दिवस मनाने के कई उद्देश्य हैं। पहला ये कि फिजी के आज के भारतीय वंशज को याद दिलाना कि उनके पूर्वज किन कठिन परिस्थितियों से गुजरे थे। ये दिन उस समय के ब्रिटिश प्रशासन की क्रूरता का भी याद दिलाता है। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा इस इतिहास को मिटाने के भरसक प्रयत्न किए गए। इन गिरमिट मजदूरों के त्याग और बलिदान को भुलाना हम सब के लिए शर्म की बात होगी। तो चलिए हम सब मिलकर उन 60,000 गिरमिट मजदूरों की पीड़ा को स्वयं महसूस करें और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करें। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी आपकी प्रस्तुति रही है, बहुत भावुक है ये। काफ़ी श्रोताओं को मालूम है लेकिन काफ़ी को नहीं भी मालूम है। आज हमारे साथ हमारे मेहमान भी आए हैं, ऋषिकेश जी। वो हमारे मेहमान पहले भी रह चुके हैं। ऋषिकेश जी, दर्पण रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते यतीन जी और नमस्ते श्रोतागण, धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई, आज मैं फिर से यहाँ आया हूँ। पहले ऋषिकेश जी जो है ना बच्चों के प्रोग्राम के लिए आए थे जी, लेकिन आज ऋषिकेश जी गिरमिटिया प्रोग्राम के लिए आए हैं जी। तो ऋषिकेश जी बताइए कि क्या प्रोग्राम हो रहा है सिडनी में? सिडनी में अगले शनिवार 25 मई को 7 हिल्स कम्युनिटी सेंटर जो हॉल है वहाँ पर शाम 5 बजे से एक गिरमिट दिवस मनाया जाएगा। और ये हम हर साल मनाते हैं अंडर द बेना, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम इंडियन डायस्पोरा काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहते हैं जी। और जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और प्रमोद राय जी प्रेसिडेंट है, डॉक्टर विकास जी जनरल सेक्रेटरी जी, एक रत्नेश मिश्रा जी हैं ट्रेजरर है, और इनके जो डायरेक्टर है डॉक्टर सतीश राय जी, उन्होंने बहुत इस गिरमिट पर काम किया। और जो लोग यूट्यूब पर तभी सब लोग हैं, एक राय विजन प्रोडक्शंस उनका अपना एक कंपनी है। अच्छा। तो वो इंडिया जाकर कई रिसर्च और कई कनेक्शंस बनाए हैं। तो ये हम जैसे डॉक्टर साहब ने काफ़ी कुछ तो कवर कर दिया है, तो ये जो गिरमिट दिवस हम अपने पूर्वजों को याद करके मनाना चाहते हैं। इसमें आप क्या उद्देश्य है, क्या पाना चाहते हैं? क्या इसमें उद्देश्य ये कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे फिजी के जो बच्चे हैं जो यहाँ पैदा हुए, जैसे हम लोग माइग्रेट हुए थे फिजी से, तो आई वॉज बोर्न इन फिजी ना, मैं फिजी में पैदाइश हुई, लेकिन मेरा बेटा यहाँ पर पैदा हुआ। तो हम चाहते हैं कि वो अपना रूट्स जाने की, हमारे क्या है, हमको इंडियन बोलते हैं, हमारा इंडिया से क्या कनेक्शन है, ये सबसे ज़रूरी है जानना ना। कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मेरे पापा तो फिजी बोर्न है, हम ऑस्ट्रेलिया में रहते, हम इंडियन कैसे हुए ना। तो ये थ्रू दिस गिरमिट सेलिब्रेशन
हम ये कनेक्शंस उनको याद करा और ये अच्छी बात है कि जो हमारी यंग जनरेशन है इसमें इंटरेस्ट ले रही है। तो मैं किसी जी आपसे बात करना चाहूँगा, जैसे हमने बात करी पूरी भूमिका दी गिरमिट जो पूरा जो हुआ था प्रोसेस जी, तो पहले लोग आए थे, फर्स्ट जनरेशन आए थे, उसके बाद में जो है उन्होंने बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा जी। तो आपको कितना बताया जाता है उसके बारे में फिजी में? फिजी में ये हिस्ट्री में तो शुरू में थोड़ा कम ही बताया जाता था, लेकिन अभी जो नई सरकार वहाँ पर बैठी है और उन लोगों ने एक गिरमिट दिवस पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया है लास्ट ईयर से। और अभी मैं फॉलो अप कर रहा था क्योंकि सोशल मीडिया में और मीडिया में तो सब कुछ आजकल हम देख सकते क्या हो रहा है, तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ है। जितना मैंने पढ़ा है कि जो है बहुत ज़्यादा उनके साथ अत्याचार हुए, क्रूरता हुई और उसके बाद में उसको कोशिश करी कि उस सबको मिटाने के लिए, हिस्ट्री को मिटाने के लिए, जिससे कि जो ब्रिटिश लोग थे वो अपना पल्ला झाड़ सके। जी, ये सही है। हाँ, तो फिर लोगों को पता नहीं हो सैक्रिफाइस, तो फिर गिरमिट दिवस के द्वारा बताया जाता है लोगों को कि जो क्या क्या हुआ था, किस प्रोसेस से गुजरे थे लोग। जी, और इसमें खास भूमिका जो हमारे जो वहाँ के लोकल मीडिया है, एक रेडियो फीजी 2 है, और हम लोग, मुझे याद है हम छोटे छोटे थे तो वो सॉन्ग्स होते थे, गिरमिट सॉन्ग्स जो बोलते हैं ना, तो वो गीतों के ज़रिए काफ़ी कुछ हिस्ट्री सही है। और एक प्ले है नारायणी के नाम से, एक नारायणी एक लेडी थी, उसके साथ क्या हुआ था, तो डॉक्टर सतीश राय जी ने इस प्ले को यूट्यूब में भी डाला है, लोग देख सकते हैं, या आप गूगल करेंगे स्टोरी ऑफ नारायणी, क्योंकि वहाँ पर कोई एनुअल लीव नहीं होता था, कोई सुबह उनके साथ बहुत अत्याचार होता था। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आप है अभी, आपके कौन सा 3rd या 4th जनरेशन हुआ? जी, मैं थर्ड, मेरे दादाजी आए थे। अच्छा, तो आप कुछ बता सकते हैं कि आपने क्या कहानियाँ सुनी है, क्या होता था उनके साथ, कैसा सुलूक होता था, कैसी लाइफ होती थी उस टाइम पे? जी, वो मेरी एक्चुअली दादी जी थे, वो काफ़ी कहानियाँ मुझे बताई थी। तो वो लोग लाइंस में रहते थे, जैसे आजकल से ये जो यूनिट्स होता है यहाँ तो डबल ट्रिपल्स, लेकिन वो एक लाइंस में रहते थे और बहुत ही छोटा सा 10 फीट बाय 10 फीट का स्पेस होता था और कोई मेडिकल कोई फैसिलिटीज़ नहीं होता था। और उनके साथ तो जैसे आपने कहा 5 बजे जो गोरे लोग होते थे उनको उठाकर, और जो शुगर केन फार्मिंग होता है, शुगर केन फार्मिंग में लगा देते थे, और उनके साथ बहुत ही मतलब खाने के पीने का, सैनिटेशन का, हर तरह से उनको सुविधा, किसी तरह की सुविधा नहीं दी जाती थी। तो जैसे वो लेकर के आते ना, यूपी बिहार वगैरह से आए थे जी, तो उसमें जहाज में बैठ कर गए थे, मेरे महीना 2 महीना लग जाता होगा जहाज में आने के लिए। तो यहाँ के आने के बाद उन्होंने कैसे लाइफ को कैसे मेंटेन किया? इंडियन खाना बनाया या फिर कुछ अलग उनको बनाना पड़ा, कैसे खाना पड़ा, कुछ आपको आइडिया है उसके बारे में? जी जी, ये हमारी, मैं कहूँगा दे आर रियली ब्रेव पीपल, क्योंकि जब वहाँ से वो लोग आए ना, तो वो दाल जो होता है, चावल, वो सब उनका बिया लेकर आए थे, वो मेरी दादी जी बता रही थी। अच्छा। और उनका जो प्लांटेशन, वो गन्ने के खेत के साथ बीन बोड़ा होता था, अरहर का दाल होता था, धान की खेती वो लोग साइड में करते थे। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपना जो धार्मिक किताबें हैं, चाहे हिंदू हो, इस्लाम हो, जिस भी धर्म के थे, वो लेके आए थे। और उससे और भी ये अच्छी बात है कि जब स्कूल सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ फिजी में, तो इन लोगों ने, जो भी उस समय का नेता था, कि हिंदी लैंग्वेज का टीचिंग फिजी में हो रहा है। बचपन से मैं वहाँ पर पढ़ा हूँ, प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल। तो कभी मैं इंडिया घूमने जाता तो लोग सरप्राइज होते कि ऋषि भाई आप कैसे इतना अच्छा हिंदी बोल लेते हैं और पढ़ भी लेते, जो काका गागा मात्रा वगैरह है। तो ये हमारी जो गिरमिटिया को मैं सल्यूट करता हूँ कि उन लोगों ने हमारी लैंग्वेज, कल्चर, फूड वैल्यूज को मेंटेन किया। जैसे मैंने अभी रिसर्च करा था, 40 साल तक गिरमिट का सिस्टम चला था। तो जब ये गिरमिट खत्म हुआ, लोग वापस तो नहीं जा पाए, क्योंकि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट था, 5 साल के बाद में जा सकते थे जी, तो नहीं गए। तो उसके बाद में क्या हुआ जब गिरमिट खत्म हुआ? तो गिरमिट जब एक काम करते हैं, सॉरी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ठीक है। फिर ये जो टॉपिक पे, और हमारे जो यूथ लोग आज साथ में थे, वो भी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो एक ब्रेक लिया जाए ऋषिकेश जी। जी।
मुझसे कैसी ये हया दिल से दिल मिल गया मुझसे कैसी ये हया तू है मेरी दिलरुबा क्या लगती है बार बार तू है मेरी दिलरुबा क्या लगती है बार बार धक धक करने लगा हमारा चेहरा डरने लगा अपना कहा जो पिया तूने मुझे मैं मीठे मीठे सपने सजाने लगी देखा मेरी रानी जब मैंने तुझे मेरी सोई सोई धड़कन गाने लगी जादू तेरा छाने लगा मेरी नस नस में समाने लगा खुद को मैं भुलाने लगा तुझे सांसों में बसाने लगा रिश्ता अब ये रिश्ता साथ टूटेगा ना तोड़े कभी दिल से दिल मिल गया मुझसे कैसी ये हया और ये धक धक करने लगा हमारा चेहरा डरने लगा उलझी है काली काली लट तेरी जरा इन जुल्फों को सुलझाने तो दे इतनी भी क्या है जल्दी तुझे घड़ी अपने मिलन की तू आने तो दे ऐसे ना बहाने बना मेरी रानी अब तो बाह में आ ऐसे ना निगाहें मेरा कोई देखेगा तो सोचेगा क्या मस्ती छाई है मस्ती आके लग जा गले से अभी धक धक करने लगा हमारा चेहरा डरने लगा धक धक करने लगा हमारा चेहरा डरने लगा सैया गैया छोड़ना कच्ची कलियां तोड़ना सैया गैया छोड़ना कच्ची कलियां तोड़ना दिल से दिल मिल गया मुझसे कैसी ये हया दिल से दिल मिल गया मुझसे कैसी ये हया तू है मेरी दिलरुबा क्या लगती है बार बार तू है मेरी दिलरुबा क्या लगती है बार बार धक धक करने लगा हमारा चेहरा डरने लगा दिल से दिल मिल गया मुझसे कैसी ये हया आइए स्वाद की एक ऐसी दुनिया में कदम रखें जहां हर व्यंजन पारंपरिक तौर से बनाया जाता है कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट पैरामेटा में हम आपको असली भारतीय भोजन का अनुभव प्रदान करवाने पर गर्व महसूस करते हैं जो स्वाद को और निखारेगा और आपको अधिक खाने की लालसा देगा आपके हर खास आयोजन जैसे कि बर्थडे पार्टीज बेबी शावर एनिवर्सरी पार्टीज इत्यादि के लिए हमारा इवेंट हॉल उपलब्ध है इतना ही नहीं हमारे आउटडोर लाइव केटरिंग के साथ अपने आयोजन में 4 चांद लगाएं
मुंह में पानी लाने वाली चाट के लाइव स्टेशन, सामने बनती गरम गरम जलेबियां और पुरानी दिल्ली के चना भटूरे का भरपूर आनंद लें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें colorsofindia.com.au। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर कलर्स ऑफ इंडिया का स्पॉन्सरशिप एडवर्टाइजमेंट। तो पूनम जी, जैसे कि हमने कहा कि हम आज 2 पहेलियां करने वाले हैं, तो सवाल हुआ जवाब दे रहे थे, आधे में रह गया था ना, तो जवाब दे रहे नहीं, थे। पहले पूछे या नहीं पूछे? पहले पहले पूछ रहे तो श्रोताओं, पहली है एक तो जो गिरमिट बोलते हैं शब्द, वो कहाँ से लिया गया? जो हमारे डॉक्टर साहब ने बोला था ना, तो गिरमिट शब्द कैसे निकला? और इसके जीतने वाले को मिलेगा $50 का कूपन कलर्स ऑफ इंडिया में, जो भी लंच या डिनर करने जाएंगे। और दूसरी पहेली है श्रोताओं कि फिजी में पहला शिप भारतीयों का कब गया? जिनको हम आज गिरमिट बोलते हैं, वो पहला शिप कौन से साल में गया? तो 2 पहेलियां हैं। दूसरी पहेली का जो जीतने वाले हैं उनको मिलेगा एक पास फिल्म भैया जी, जो 24 मई को रिलीज़ हो रही है। फिल्म भैया जी 24 तारीख को रिलीज़ हो रही है और 2 लोग उस पास से उस फिल्म को देख सकते हैं। हम अपनी पहली 10:45 तक रखेंगे और जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं वो उसमें लिख दें, और जिसके पास और कोई डिटेल नहीं है तो मुझे 0421-590-791 पे लिख दें अपना आंसर और हम आपका उसमें शामिल कर लेंगे। तो श्रोताओं, हम अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे। हाँ, तो सवाल ये था कि जो 40 साल तक गिरमिट का सिस्टम चला था, जी। तो जब ये गिरमिट सिस्टम खत्म हुआ जी। उसके बाद में लोग वापस नहीं जा पाए, क्योंकि 5 साल का एग्रीमेंट होता था, उतने पैसे नहीं होते थे कि वापस चले जाए, अपने सब सगे संबंधियों से बिछुड़ गए। तो उसके बाद में क्या हुआ, आपको बताया गया? हाँ, उसमें देखो जो अग्रीमेंट होता था वो 5 साल का होता था, तो फर्स्ट 5th ईयर में अगर आप जाना चाहो तो आपको अपने खर्च पे वापस जाना पड़ता था। फिर उन लोगों ने ऑफर दिया कि अगर 5 साल और आप काम कर लो और पैसे कमा लो तो यूल गेट अ फ्री पैसा, जो आप को फ्री में ले जाए वापस। फिर कुछ लोगों को फिजी अच्छा लगने लगा, तो उन लोगों को फिर ये ऑफर दिया कि जो वहाँ पर ज़मीन है वो आपको लीज़ के तौर पे दिया जाएगा। 30 साल का लीज मिलेगा, उस पर आप घर बनाइए, अपना गुजारा बसारा कीजिए और खेती बाड़ी कीजिए। जी, गन्ने की खेती और अन्य। तो कुछ लोग वापस भी गए थे कि नहीं? हाँ, गए हैं काफ़ी लोग, शुरुआत में गए और फिर लेकिन खास करके जो बोले 1900 के बाद जो लोग आए थे उसके बहुत ही कम में से गए। और कुछ लोग अपने फैमिली से कम्युनिकेशन रखे थे, क्योंकि पहले के ज़माने में तो सिर्फ चिट्ठी पत्री होती थी। एक्चुअली क्या हुआ कि धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन ये कनेक्शन टूट गया है। जी। अच्छा, तो हमारे यंग एंकर्स, आपके प्रश्न क्या हैं रिस्केसी के लिए? हाँ, थैंक यू जी। और आप ये बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत अफसोस की भी बात है, लेकिन पहले इन सब चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता था। और आपने जैसे ये बताया कि फ़िजी और इंडियन और ऑस्ट्रेलियन और ये इसमें जैसे कन्फ्यूजन होता है काफ़ी यूथ को, ये मुझे भी था कि यहाँ फ़िजी में क्यों इतने इंडियन हैं और कहाँ से आए हैं। और मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा कि ये मतलब हम लोग के यहाँ टाइम में जब जैसे बात होती है स्लेवरी और अनपेड लेबर और ये सब चीज़ें, तो मतलब हमेशा लोग याद करते हैं अमेरिका में जैसे कितने जो अफ्रीका से आए थे और ये सब, वहाँ की उसमें बहुत जैसे फोकस होता है, या इवन ऑस्ट्रेलिया में जो इंडिजिनस लोग का क्या ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन इंडिया में जो क्या हुआ ब्रिटिश राज के अंदर, इतना उस पर नहीं आई थिंक इन्फॉर्मेशन ये सब मिलती है। और आई थिंक आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि सिर्फ आई थिंक फ़िजी इंडियंस को नहीं सीखना चाहिए, लेकिन ऑल इंडियंस को, क्योंकि हम लोग इंडियन का हिस्ट्री है। एक हम लोग पॉइंट जैसे डिस्कस कर रहे थे कि कंपेयर टू जैसे जो ये और ग्रुप्स मैंने भी मेंशन किए, जैसे यहाँ के इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस, इट सीम्स कि जैसे जो फ़िजी इंडियंस हैं वो जो पॉपुलेशन है उनने उससे आगे बढ़ पाए हैं, कि मतलब अब जाके
हम सेटल कर पाएँ ऑस्ट्रेलिया में और जगह, और लाइफ में जैसे आगे बढ़ पाएँ इतनी मतलब बुरी चीज़ से। जी। और आपके कोई थॉट्स है कि जैसे जो और कम्युनिटीज़ जैसे हैं यहाँ के इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस इतना नहीं प्रोग्रेस कर पाए हैं, उनके लिए जैसे क्या लर्निंग्स हैं या क्या आप एडवाइस आपको लगती है कि फिजी इंडियंस क्यों आगे मतलब प्रोग्रेस कर पाए? धन्यवाद जी। आपने बहुत ही अच्छी पॉइंट रेस की है, और आई थिंक जो फिजी इंडियंस का जो प्रोग्रेस का मेन रीज़न है एजुकेशन, क्योंकि हमारे जो पूर्वज, जैसे मैंने कहा, एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किए, और वो चाहते थे कि उनके बच्चे, क्योंकि उस समय तो 100% लोग किसान ही थे, फिर वहाँ से जो सेकंड जनरेशन शुरू हुआ तो वो टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स वगैरह बनने लगे, और फिर हम लोग 3rd, 4th और 5th जनरेशन तक चला गया है। तो फिर वहाँ से लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और विदेशी कंट्री फॉर ग्रीनर पास्चर, जिसे हम लोग बोलते हैं अंग्रेज़ी में, अच्छे लाइफ के लिए वो बाहर निकल पाए हैं। लेकिन जो फिजी के जो आदिवासी लोग हैं, जो नेटिव फिजियंस हैं, तो वो वहाँ के नेटिव्स हैं, तो उनका वो लोग हैं वहाँ पर है। और शायद आपने जो रग्बी जो स्पोर्ट्स है, जैसे एक पेरमाटाइल्स में एक माइका सीवो नाम का एक लड़का खेल रहा है, तो ही इज़ अ नेटिव फिजियन। तो ये अच्छी बात है कि जो नेटिव फिजियंस और इंडियंस है वो फिजी में मतलब ऑलमोस्ट 50-50 है, और आराम से रहते हैं। और फिजी बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, उसका पॉपुलेशन इज़ जस्ट ओवर 800,000, तो बहुत ही कम लोग हैं। और ये जो मैस माइग्रेशन हुआ फ्रॉम फिजी टू अदर कंट्रीज़, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। ये क्या हुआ था, पहले फिजी इंडियंस वहाँ पर हम लोग उसको अपना घर समझते थे, फिर बीच में थोड़ा पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हुए वहाँ पर, जो एक मिलिट्री कू हुआ था 1987 में, तो उसके बाद से फिर लोगों को थोड़ा इनसिक्योर लगने लगा उस देश में। मेरे ख्याल से रंबूका जी थे उस टाइम पे। जी। हाँ। जो अभी के प्राइम मिनिस्टर फिर दोबारा बने हैं। तो उसमें क्या हुआ था, जो पहले जो हम लोगों का ज़मीन था लीज पर था ना, तो वो ऑटोमेटिकली हमें अनदर 30 ईयर्स ये लीज मिलते जाता था, तो हम लोग अच्छा घर बना लेते थे, और वहाँ में क्योंकि वो हमारा एक परमानेंट बेस होता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिजी इंडियंस के साथ, ये भी मैं एक तरह के अत्याचार ही बोलूँगा, जो 2nd और 3rd जनरेशन के साथ हुआ, कि ये लीज रिन्यू नहीं कर रहे थे, या पीपल लोगों को डिस्प्लेस होने लगा। और फिजी में अभी आप जाएंगे, जो मेन 2 सिटीज़ है सुवा और लोटोका, वहाँ पर बहुत ही डिस्प्लेस्ड फार्मर्स लोग ज़मीन बनाकर, ज़मीन खरीद कर अपना घर बनाकर वहाँ रहने लगे, और इसीलिए कई लोग, फिर हम लोग विदेश भी आ गए। मैं मॉरिशस में भी बिल्कुल ऐसा ही था जी। तो मैं मॉरिशस गया था, तो वहाँ पे 70% वहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन है जी। तो वहाँ पे गवर्नमेंट इंडियंस की है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा म्यूजियम बनाया है जिसको गिरमिट का म्यूजियम है। तो उसमें सब डिटेल है कि कौन सा शिप आया था, किस में कौन कौन आया था, और कैसी लिविंग कंडीशन थी। ऐसा फिजी में कुछ है नहीं ना म्यूज़ियम अभी, बस उसके एक गिरमिट सेंटर हम लोग बोलते हैं, जो लोटोका शहर में है, तो वहाँ पर इस पर काम चल रहा है। और जो फिजी म्यूज़ियम है, जो गवर्नमेंट म्यूज़ियम है, तो नेशनल आर्काइव्स में वो काफ़ी इंफॉर्मेशन है। तो अगर आपको अपने जिससे जो गिरमिटी आए थे और उसके बारे में थोड़ा भी कुछ जानकारी, उनके पेरेंट्स के नाम क्या थे, या फादर के नाम, या कब आए थे, कौन से शिप में आए थे, तो आप रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कई लोगों ने किया भी है। और मैंने पर्सनली अपने ग्रैंडफादर का किया था। मेरे ग्रैंडफादर का नाम गिरधारी था, और उनके फादर का नाम मुझे मालूम था सरजू। अच्छा। तो उस तरह मैंने रिसर्च जब किया, तो एक वो बोट पास बोलते हैं। हाँ। तो वो बोट पास शुरू में नंबर आपको मिलेगा। अच्छा। तो वो आप नेशनल आर्काइव्स में या फिजी में कोई है तो उसके पास आप भेजेंगे, तो उसमें पूरा डिटेल्स आ गया कि जैसे मेरे दादाजी यूपी के थे, बस्ती के थे ना, और कौन सा जिला, एवरी डिटेल आपको मिल सकता है। अच्छा ऋषिकेश जी, आप थोड़ा प्रोग्राम के बारे में दोबारा से हमारे श्रोताओं को बताइए। जी, ये जो गिरमिट डे सेलिब्रेशन से शनिवार 25 में, नेक्स्ट सैटरडे 25 मई को
सेवन हिल्स कम्युनिटी सेंटर हॉल 5 अटलेरी क्रेजेंट 7 हिल्स में है और शाम 5 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा। फर्स्ट आवर हम लोग एक रजिस्ट्रेशन जो बोलते हैं कि जो लोग आए विजिटर्स बुक साइन करें और उसके बाद चाय वगैरह रहेगा और फिर 6 o'clock ऑफिशियल प्रोग्राम शुरू होंगे। तो उसमें पहले कुछ गिरमिट के हिस्ट्री के बारे में, गिरमिट क्या है, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो यहाँ पर सिडनी में जो हाई कमिश्नर बेस्ड है, उनका नाम है डॉक्टर जानकी रमन जी, जो काउंसलर जनरल है। मेरी एक मीटिंग हुई उनको फ्राइडे से 1-on-1, तो ही हैज़ एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन टू कम टू दिस फंक्शन। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि जो काउंसलर जनरल जी इस फंक्शन में चीफ गेस्ट रहेंगे। तो 6 बजे से जो प्रोग्राम शुरू होगा उसमें कुछ गिरमिट के बारे में डिस्कशन होगा, कुछ स्पीचेस होंगे और कुछ संगीत में कार्यक्रम होगा। हमारे एक फिजी के बहुत ही बड़े गुरु जी हैं श्री सात्विक दास जी, और उनकी मैडम है श्रद्धा दास जी और उनकी बेटी है प्रिया दास जी। उनके द्वारा कुछ गाने होंगे जो क्लासिकल म्यूज़िक पर बेस्ड रहेगा और फिर उसके बाद थोड़ा इनफॉर्मल हो जाएगा प्रोग्राम, कुछ करियोके, और इसमें एंट्री बिल्कुल फ्री है और साथ में वेजिटेरियन डिनर भी सेव्ड रहेगा। तो इसमें मैं जो लोग सुन रहे हैं प्लीज, और मैंने वो पोस्टर भी शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि शनिवार 25 मई को आए। ये एक इंडियन हिस्ट्री की बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन है। लोग इसमें हिस्सा लें। वहाँ पर फ्री पार्किंग है, कोई एंट्री फी नहीं है और साथ में चाय नाश्ता वगैरह और साथ में रात को डिनर भी। एड्रेस और बताते हैं एक बार। 5 अटलेरी क्रेजेंट 7 हिल्स कम्युनिटी सेंटर। और टाइम बता दें एक बार फिर से। टाइम शाम को 5 बजे से रजिस्ट्रेशन रहेगा, 5 to 6 रजिस्ट्रेशन मीट एंड ग्रीट, फिर ऑफिशियल प्रोग्राम 6 o'clock से शुरू होगा। और जैसे कि मैंने कहा, जो चीफ गेस्ट है डॉक्टर एस जानकी रमन, काउंसलर जनरल इंडियन हाई कमीशन सिडनी। श्रोताओं, हम प्रोग्राम के बारे में और भी बात करेंगे। एक हम अपने स्पॉन्सर का संदेश सुनते हैं। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह वाह वाह, बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। साधु हूँ तेरा सजन बन कैसे झूठा। छोड़ दे अकेला, मैं न बन पाऊंगा साधु से छेला। माया माया में मन को मगन करूं कैसे। चढ़ती जवानी गगन बन कैसे। काली मरिया भजन करूं कैसे। चढ़ती जवानी गगन बन कैसे। काली
डर है, ना घर की परवाह ना लोगों का डर है, ऐसी क्या तेरी ही चढ़ती उम्र है। जाने क्यों तुझ पर ना कोई असर है, तेरी और मेरी बराबर उम्र है। नाजुक नाजुक कमरिया संभल चलूं कैसे, साधु हूँ तेरा सजन बन कैसे, झूठा गुरु का वचन करूं कैसे, साधु हूँ तेरा सजन बन कैसे, झूठा बार बार तुझको ये कैसे समझाऊं, बार बार तुझको ये कैसे समझाऊं, तुझसे कोई रिश्ता मैं जोड़ नहीं पाऊं। लाज लगे बतिया मैं कैसे बताऊं, ऐसा ना हो मैं कुंवारी रह जाऊं। ठंडी ठंडी ये मन की अगन करूं कैसे, साधु हूँ तेरा सजन बन कैसे, झूठा गुरु का वचन करूं कैसे, चढ़ती जवानी जोगन बनूं कैसे। दिल्ली स्टेशन के बाहर किसी गाड़ी वाले ने एक पियक्कड़ को ठोक दिया था। डेड बॉडी से आपका नंबर मिला। आपने कहा था एक्सीडेंट हुआ था, तो आप कौन सा हॉस्पिटल में लेके गए? नहीं, हॉस्पिटल में नहीं है, बॉडी मुर्दाघर में। सारे क्षेत्र को पता है कि हम कौन हैं, और क्या कर सकते हैं। और अहंकारी भी बहुत है हम। तुम्हारी इज्जत की खातिर विनती कर रहे हैं तुमसे बस। हम भी आपसे विनती कर रहे हैं कि हमें अपना बेटा दे दीजिए। हम उसको मृत्यु लोक पहुंचा के उसके पार्थिव शरीर को बिना किसी खरोच के आपको सौंप देंगे और आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना करके चले जाए। हमें चुप करिए। हम एक बाप की हैसियत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और यार तुम तो मतलब बड़ा भाई भी बाप की तरह से ही होता है। भैया जी, भैया जी। भैया जी बोल रहे हैं, हम आ रहे हैं। श्रोताओं, ये ट्रेलर था भैया जी फिल्म का। तो जैसे कि हमारी पहले चल रही है, दो लोगों को आज विनर, दो लोग विनर होंगे। एक को मिलेगा $50 का कलर्स ऑफ इंडिया में कूपन, और दूसरे को मिलेगा भैया जी फिल्म के एक पास जिसमें दो लोग फिल्म देख सकते हैं। और पहली है कि गिरमिट जो शब्द आया है किसके बेसिस पे बना है वो, और जो सही बताएगा उसको $50 का इनाम मिलेगा। और
पहला शिप फिजी कब गया है भारतीयों का, जो उसका सही जवाब देगा तो वो सम्मिलित होगा इस फिल्म को देखने के लिए एक पास, जिसमें 2 लोग फिल्म देख सकते हैं। तो श्रोताओं, हम अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। एक ऋषिकेश जी, आपसे मैं बात कहना चाहता हूँ, ये मेरा पहलू है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कि जो गौरव ने करा था उस समय यातना ये थी कि आप खेतों में काम करिए और सब, लेकिन अभी भी कुछ कम नहीं हुआ है। रूप शेप शायद थोड़ा सा बदला है। वो जहाँ पे जो भी करना चाहते हैं, आपस में लड़ाएंगे, कंट्री को बर्बाद कर देंगे, भूखा रखेंगे, सब अभी भी चल रहा है जी। आप इसको कैसे देखते हैं? और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो युवा टीम है आज हमारे साथ बैठी है, वो इसके बारे में कैसे सोचते हैं? जी, मैं आपसे कुछ हद तक सहमत हूँ कि जो गुलामी जिसे उस समय था, लेकिन इस समय भी जो लोग यहाँ माइग्रेट हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी आ रहे हैं ना, उनका भी स्केड्यूल यही है, सुबह जल्द उठो, ट्रेन पकड़ो या ट्रैफिक में जाओ, काम करो, फिर घर वापस आओ, या घर पर भी हो तो लैपटॉप में काम करते रहते हैं लोग। तो इट्स ओनली द फेस हैज़ चेंज बट वेरी सिमिलर। लेकिन हाँ, इसमें क्या है कि रिवॉर्ड्स उस समय और राइट्स कम थे पहले के ज़माने में, अभी है तो रिवॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स है, ये सब थोड़ा मतलब सेटिस्फाइंग है। तो मेरा ये ओपिनियन है जी। हमारी युवा टीम, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? एम आई रॉन्ग रियली? डोंट अगर मैं गलत हूँ तो मैं हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि उस ज़माने की गुलामी बहुत क्या बोलते हो, इसमें जैसे ऋषिकेश जी ने कहा कि उस समय राइट्स और इंडिविजुअल राइट्स और ग्रुप राइट्स नहीं थे। यहाँ आज की गुलामी इज़ मोर ड्रिवन बाय मिस इन्फॉर्मेशन, कि शायद जो लोग यहाँ आते हैं और यहीं के वो कैश वर्क में फंस जाते हैं, और वो सब वो मिस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए ज़्यादा होता है। और फिर आप स्टूडेंट की बात कर रहे हो ना? स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ कैश काम में फंस जाते हैं, और फिर नॉन कैश काम सिर्फ 20 घंटे कर सकते हैं, और फिर पढ़ाई करनी पड़ती है, और घर यहाँ की चलनी पड़ती है। वो अपना मकसद भूल जाते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा की जद्दोजहद इतनी ज़्यादा है कि वो दूसरे कामों में, और जो पढ़ाई करने वो आए हैं वो उसमें अपना कैरियर सेट ही नहीं कर पाते। नहीं तो जो अनुराज कह रहे हैं कि उनको मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिससे वो ट्रैप हो जाते हैं, और फिर जो उनकी यहाँ पे उनकी जो व्यथा है इतनी ख़राब है। मैं जानता हूँ, इसलिए मैं बात को कह रहा हूँ। लड़कियों को जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो करती हैं, क्योंकि वो वहाँ से भारत से लोन लेके आए हुए होते हैं। सही। यहाँ पे जितना भी, जहाँ पे भी जैसा भी काम करती हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। उनको एक डर बैठाया जाता है कि अगर पुलिस में गए तो आगे का प्रोस्पेक्ट आपका और ख़राब हो जाता है। प्लस आपको जिस सिचुएशन में रहते हैं तो वो कोई ज़्यादा अच्छी कहानी नहीं है, नहीं, एक्सप्लॉयटेशन है। ये आज मॉडर्न ज़माने की एक्सप्लॉयटेशन है। उस ज़माने में तो सबसे बड़ी जो बात थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। आज की डेट में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट वो जो एक नया बच्चा माइग्रेंट है, घर से जुदा होके यहाँ आया है, उसको समझ ही नहीं आता कि कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू में रखूँ या किससे मैं कंप्लेंट करूँ। तो वो बेचारे कि मुझे मिल रहे हैं पैसे, कैश ही दे रहे हैं, तो चुप रहना ही बेहतर है, चाहे वो कम पैसे भी हों। तो पैसा तो एक चीज़ है, पैसे के अलावा और भी बहुत कुछ है। तो सॉरी, मैंने आपको रोका था, तो आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बस वही कह रहा था कि मिस इन्फॉर्मेशन और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से ज़्यादा होती है, और काम की गुलामी तो ऐसे सभी की होती है, और उससे बाहर भी कैसे निकलें। कई लोग फैमिली कनेक्शंस होते हैं और वो सब करके निकल जाते हैं, और कई मोस्ट लोगों को काम से ही करना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता वैसे कि इतनी गुलामी है शायद वेस्टर्न कंट्रीज़ में, पर दूसरी कंट्रीज़ में डेफिनेटली जहाँ लीगल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ डेफिनेटली मच ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा। जी। मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ कि तो हम लोग जैसे आई थिंक 2 अलग टाइप ऑफ गुलामी की बात कर रहे हैं। एक तो यह है जो मतलब कह लो एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जो ट्रेडिशनल जैसे किसी को काम कराना बिना पे के या बहुत ख़राब कंडीशन में,
तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ जो लॉज हैं, एक अभी 3-4 साल पहले एक नया लॉ आया था, उसका नाम है मॉडर्न स्लेवरी के नाम पे, जो कि है कि हर जो बड़ी कंपनी है इनको अपना अंडरस्टैंड करना है कि इनकी सप्लाई चेन में कितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लेबर का, अगर हो रहा है, और फिर उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो समझिए यहाँ की कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो मतलब कोई खिलौने बनाती हैं जो भी, तो उनको पता करना है कि उनकी जो फैक्ट्री हैं इंडिया में या चाइना में या ऑस्ट्रेलिया में भी, उसमें इतना ही क्या हो रहा है, और उनको अपने शेयर होल्डर सबको डिस्क्लोज करना है। तो ये उसके लिए ये गवर्नमेंट ये कंट्रोल किया, और आई थिंक उसमें इम्प्रूवमेंट्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब कंपनीज़ को इसमें सोचना पड़ रहा है। और जो दूसरा एरिया हम लोग बात करें मोर जनरल, मतलब कि हाँ हम सभी गुलाम हैं, आई थिंक हाँ उसके लिए एक आर्ग्यूमेंट है कि जैसे आप पहले बता रहे थे कि वहाँ फार्मर्स जो फिजी में थे उनको लैंड जैसे लीज की जाती थी, और उनको फिर जैसे 10 years के लिए उनको रीपे करना होता था बस काम करके। इन अ वे जो आज की देख लो हम लोग मॉर्गेज लेते हैं घर की, एक सिमिलर चीज़ है कि आप ले लो 30 साल का आपने लिया है और फिर आपको काम ही करना है, और उसमें आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आप हाँ इसमें फ्रीडम है आई गेस कि आप अपना मास्टर चुन सकते हो। एक्चुअली आपने जो गुलामी के ऊपर बात करी, एक्चुअली मैं काफ़ी लोगों को हायर फायर करता हूँ, तो एक मेरा जब मैं हायर करता हूँ तो एक और मेरा पॉइंट होता है कि इसके पास में लोन है, बच्चे हैं, नई शादी हुई, इसका मतलब ये काम करेगा। फंस गया वो, इस गुलामी में फंसा हुआ है, इस घेरे में। सही कहा है, वो भी एक तरह की गुलामी तो है कि आपको लेकिन मेरा आशय वो नहीं था। मेरा आशय था कि ये गुलामी विलिंगली, जैसे आपने बोला है कि विलिंगली डूइंग समथिंग, लेकिन एक ऐसी गुलामी है जहाँ पे आप फंस जाते हो जी। और वो बहुत जैसे खून के आंसू पीने वाली बात होती है, वो उसको गुलामी कहते हैं। ये तो वैसे तो हर आदमी, फिर तो बात बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि इस तरीके से पूरा सिस्टम बना दिया है कि आपको कोई ऑप्शन नहीं है। अब जैसे एक बात है कि सारी यूनिवर्सिटियाँ जो है ना बाहर की, वो अच्छी हैं। अब वो क्यों अच्छी हैं? क्योंकि एक उसके पीछे प्रोफाइलिंग होती है, बड़ा है सब कुछ। अच्छा, जब वहाँ पे जाते हो तो मालूम पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है। आज अगर आपको उस यूनिवर्सिटी में जाना है तो वहाँ के लिए आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। फ़ी मालूम कितनी होती है यहाँ पे? मैं तो इंटरनेशनल, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाला वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता, इंडिया वाला तो किधर से करेगा जी। नहीं, अब नया रूल जो निकाला है कि $30,000 आपके पास होने चाहिए, हाँ, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। वो ऑस्ट्रेलियंस के पास, तो इंडियंस जो आते हैं, अनुराज कुछ कहना चाहते हैं? स्टूडेंट जी। इतन जी, जिस प्रकार की गुलामी आप शायद बात कर रहे हो, वो नैरेटिव सेट करने की जो क्षमता और सत्ता होता है, शायद उस टाइप की गुलामी की बात कर रहे हो कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में समाज और सभ्यता कोट अनकोट हमारी नहीं है, इसलिए इनके जो रीति रिवाज है, वो इनके लाइफ पाथ जो होता है वो हमें आके सीखना पड़ता है, और उसी सीखने में जितना टाइम लगता है और जितना वो इमोशनल और मेंटल और फिज़िकल एफर्ट लगता है, उस टाइप की गुलामी की शायद आप बात कर रहे हैं। नहीं, मैं एक्चुअली बहुत सीधी सी बात कर रहा हूँ कि जो जैसे कि भारतीय फिजी गए और उनके साथ में कुछ हुआ, और जिस तरीके से हमें बताया जा रहा कि वो बहुत बुरी तरीके से हुआ, वो गुलामी है। एक बार आप फंस गए, 5 साल का एग्रीमेंट रहा, फिर 10 साल का हो गया, फिर वो ख़त्म हो गया। अब समझो कि वो स्टूडेंट का ले लो, अभी स्टूडेंट ही मास लेवल पर जा रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने वो नंबर भी कम कराए, लेकिन यहाँ पे काफ़ी नेपाल से लोग आए हैं, काफ़ी भारत से लोग आए हैं। कोरोना के बाद में तो बहुत ज़्यादा। अब फ़ी आपको $30,000 तो फ़ी पे करनी है, विच इज़ आफ्टर टैक्स आपको, है ना। प्लस आपको रहना है, खाना है जी। लेकिन फिर है 20 घंटे ही आप काम कर सकते हो। 24 हो गया अभी, चलो 24 हो गया। कोई कुछ ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो काम करना है। अच्छा, फिर आपको जो भारत में लोन लिया वो भी वापस करना है, ठीक है। ये सब अब इस पूरी पिक्चर को आप देखेंगे तो आप इसको क्या बोलोगे? गुलामी बोलोगे और क्या बोलोगे? अब आपको कि भाई विलिंगली आए, आप यही बोलोगे केवल, है ना। अब विलिंगली का इन्फ्लुएंस होता है कैसे आपको डायरेक्ट करा जाता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में अगर एजुकेशन हो गई तो आपको अच्छा जॉब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वही जैसा पार्ट। लेकिन अगर इस पिक्चराइजेशन को पहले से बताया जाए कि भाई ऐसे आपको करना पड़ेगा, तो वो आदमी को 4 बार सोचेगा, यार ये तो
तो जो आपने बोला मिस इन्फॉर्मेशन और लैक इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, शायद पहले से जो लोग जान सकते हो तो फिर प्लानिंग भी ज़्यादा प्रॉपर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ प्लानिंग वगैरह इतने सारा सब कुछ यहाँ आके जो सीखना मिले तो फिर बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। नीलन, आप कुछ कहना चाहते हो? Actually, same point, but more in terms of cost or fees. Actually, domestic student fees is on the international student is almost 4 times course fees. So almost thinking like 4 times hard or work have to do in terms of not just jobs, in terms of all things, are also standards much more stricter for international students to bring them here, to train them, and university also fee. If you don't pay it, they're not as forgiving if you're compared to domestic. तो एक और अनकही बात है वैसे कि सबको मालूम है क्या हो रहा है जी। ऑस्ट्रेलियन सरकार को भी मालूम है कि यहाँ पे परमानेंट के लिए आ रहे हैं, वीज़ा के लिए आ रहे हैं जी। यहाँ के जो रेस्टोरेंट हैं उनको भी मालूम है कि स्टूडेंट आ रहे हैं, इन्हीं को हायर करना है जी। सारा सिस्टम मालूम, सारा, लेकिन कहता कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ का बच्चा वो तो प्लेट साफ करने नहीं जा रहा है तो किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे आपको ये मिलेंगे काम करने वाले, राइट। पूरा इकोसिस्टम बना है सब। अब आप उसको गुलामी बोलना चाहो गुलामी बोलो, ना बोलना चाहो तो ना बोलो, बट ये पूरा सिस्टम बना हुआ है टू एक्सप्लॉइट समबडी। अब दिस द फैक्ट, ठीक है। तो एक और हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं ऋषिकेश जी। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश।
भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। बट मैं चाहता हूँ कि चेतन भी बोलें यही बात। ये लोग हिंदी बोल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, फिर से बोलें। ये हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश था। अब थैंक यू, ट्रेनिंग में। तो श्रोताओं, एक और फीडबैक था। एक हमारे राजीव निगम जी हैं जिन्होंने करी मास्टर का लंच या डिनर का आनंद लिया है और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि उनका अनुभव
बहुत ही अच्छा रहा। और ये कोई वो बात नहीं कह रहे हैं, मैं खुद भी करी मास्टर में कई बार गया हूँ। जो किस तरीके से खाना बनाते हैं आई डोंट नो, लेकिन उसमें कि घर वाले खाने की वो आती है। रेस्टोरेंट में सामान्यतः ये नहीं होता है जी। और भाई मुझे तो बड़ा पसंद है। तो राजीव जी धन्यवाद, आपने मुझे फ़ोन करके बताया और आशा है कि आप बगैर कूपन के भी जाएंगे। तो डॉक्टर साहब हमारे कई मैसेज वगैरह भी आए हैं, तो आप उनको एक मैं ख़ास तौर पे बोलना चाहूँगा। राजीव निगम जी ने कहा है कि वो नीदरलैंड गए थे और वहाँ पे उन्होंने फिजी इंडियंस उनसे मिले। पर मैं थोड़ा सा बात को क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जैसे मैंने अपने शुरू में जो मैंने वार्ता दी थी उसमें बताया था कि जो गिरमिट जो मजदूर थे वो भारत से कई अलग अलग देशों में गए। उसमें फिजी एक देश था, मॉरिशस था, ट्रिनिडाद था, गुयाना था और एक देश था सूरीनाम। सूरीनाम जो है वो थोड़ा सा अलग था क्योंकि वो डच कॉलोनी थी, बाकी सब ब्रिटिश थे, सूरीनाम डच थी। और जैसे लोग फिजी से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आते हैं तो सूरीनामी जो इंडियन है वो वहाँ से हॉलैंड जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनके पास उनके जाने का जरिया उसका। मैं भी हॉलैंड गया था जी। मैं आपको एक किस्सा बताऊँ। मैं हॉलैंड में डन हाग में घूम रहा था। अच्छा। तो मैं किसी से जाके मैंने रास्ता पूछा कि ये रास्ता इंग्लिश में पूछा, तो वो शख्स मेरे साथ आके कहता है हिंदी में पूछो ना। अच्छा। तो कहता, मैंने कहा ये तो हिंदी बोल रहे हैं, वो भी थोड़ा सा भोजपुरी एक्सेंट में। मैंने कहा कहाँ से हो? कहते हैं हम सूरीनाम से हैं। कहते हैं हम जो 3-4 जनरेशन सूरीनाम थे इंडियन में बिल्कुल ये। तो आपने देखा होगा वो फिजियन इंडियन नहीं थे, वो सूरीनामी इंडियन थे जो कि हॉलैंड में रहते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब हमारे जो संदेश आए हैं व्हाट्सएप पे उसमें मैं कुछ करना चाहता हूँ कि एक तो राजगर जी ने बोला है हिंदी के बारे में, तो उन्होंने इंग्लिश में लिखा है। राज जी, आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू हैव सेकेंड लैंग्वेज एंड कल्चर in our case. If we can maintain our language and culture with the next generation will be really great while staying in Australia. It will be like best of both worlds. At home we always try to talk in Hindi. तो राज जी ने अपने बारे में शेयर करा, बड़े अच्छी बात है राज जी, धन्यवाद। वो आगे भी लिखते हैं our kids were born here but still can speak and write Hindi. In fact, my daughter, who was born here and is a doctor now, studied in Hindi at HSC. I'm enjoying our culture here and trying to promote also. Let's all do something to maintain it. बहुत अच्छी राजी आपने बात बोली है। शैलजा जी लिखती हैं प्रवासी भारतीयों के लिए अपने बच्चों में हिंदी का प्रयोग व प्रचार एक चुनौती ही नहीं समस्या है। आज के अतिथियों का वो आपका स्वागत करें। शैलजा भी हमारी एंकर हैं और वो आपको यही दे रही हैं कि आज के दर्पण के हिंदी कार्यक्रम की सूचना अंग्रेजी में है। दर्पण को हिंदी की ध्वजा को विकसित करने के लिए एक आदर्श स्थापित करना ही होगा जो हमारे आगे की पीढ़ी की सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो भाई अगर आपकी हिंदी ठीक नहीं हुई तो हमारे के लिए एक हिंदी वाली गर्लफ्रेंड ढूंढेंगे, ठीक है ना, तो वो आपको सब सिखा देगी, ठीक है ना। प्रदीप कुमार जी लिख रहे हैं ज्ञानवर्धक जानकारी। तो श्रोताओं हमारे जो गिरमिट का प्रोग्राम है उसकी भी जो सूचना है हमारे ग्रुप पे है। ऋचा जी लिख रही हैं वेलकम चेतन, अनुराज एंड डिलन, बेस्ट विशेस एंजॉइंग डिस्कशन अबाउट गिरमिट दिवस। अजय जी गुड रिसर्च एंड थैंक फॉर आस्किंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू ऋषिकेश जी। तो ऋचा जी मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें 3 युवाओं से मिलवा के हमें भी युवा कर दिया है। अच्छा, तो अभी जो जवाब कई लोगों के आए हैं वो मैं नहीं पढ़ूँगा। जवाब हम एक साथ ही करीब 10:45 के बाद में हम आपको अनाउंस करेंगे कौन विनर रहा है। जो राजीव निगम जी लिखते हैं कि वो आपने ऑलरेडी पढ़ दिया है, रियली नाइस टू हैव ए फिजी इंडियन। हेमलता जी ने भी जवाब दिया है। एक सवाल मैं पूछता हूँ जो आया है राजीव जोशी का जी, कि वो पूछते हैं कि जो गिरमिटिया लोग फिजी गए थे जी, उनका जो लोकल काबिटी लोग थे जी, उनसे कैसा संबंध था? शुरुआत में तो सेग्रेगेटेड थे, बहुत ही अलग थे। कोई जैसे
आप अगर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम को मैं एग्जांपल देता हूँ कि वहाँ के जब टीम आती है तो किसी का नाम सुनील चंद्र पॉल और वो शिव नारायण चंद्र पॉल शिव जी, तो उनका नाम इंडियन होता है लेकिन लुक्स एथनिक होता है। तो लेकिन फिजी में ये बहुत ही कम शुरू में वो बहुत ही सेग्रीगेट, क्योंकि हमारा टोटली दोनों कम्युनिटी का कल्चर अलग था। लेकिन फिर टुवर्ड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ फिजी 1970 तो में दोनों में संबंध कैसे थे? फ्रेंडली थे या फ्रेंडली थे शुरू से जी। अच्छा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा आफ्टर इंडिपेंडेंस फिर जब मिलिट्री कूज हुआ 1987 में, तो इसमें जो कुछ पॉलिटिकल लोग थे ना डिवाइड एंड रूल वाले, वहीं से फिर थोड़े बहुत डिसरिस्पेक्ट डिफरेंसेस वगैरह हुए फिर। लेकिन अब मुझे खुशी की जो अभी की नई जनरेशन है वो अब नहीं ये सब देख रही है, क्योंकि फिजियंस जो नेटिव फिजियंस के दिमाग में ये एक बीच में डाल दिया गया था 80s एंड 90s में कि ये फॉरेनर्स हैं, सेंड देम बैक टू इंडिया, ऐसे शुरू हो गया था। तो इसलिए कई लोग वहाँ से फिर भागे। लेकिन अब जो न्यू जनरेशन में जब जाता हूँ वापस तो देयर इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड देयर इज इंटर मैरिजेस इवन। अच्छा, सो इट्स वेरी गुड ना। मैं तो इतना भी सुना है कि जो फिजियन लोकल लोग हैं वो भी आपस में हिंदी बोलते हैं जी, और वो अपने घर पे रोटी सब्जी भी बनाते हैं। तो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है कि उनके बच्चे स्कूल जब आते तो वो रोटी सब्जी का पार्सल लेके हिंदी भी सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, हिंदी बोलते हैं। और कुछ तो म्यूजिक में भी काफ़ी आगे बढ़ चुके बॉलीवुड का कंट्रीब्यूशन है। जी जी। अच्छा, एक विजय जी ने लिखा है, विजय द्विवेदी जी हैं, उन्होंने लिखा है आई डू नॉट एग्री विद द स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया आर मिस इन्फॉर्म. They are actually well informed and they know how to earn money legally or not so. And it is their choice to do legal work only. We can have another program and debate on this topic. बिल्कुल सही बात बोलिए भैया जी, मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ पे हम बात करें। अगर आप हमारे प्रोग्राम में या रेडियो स्टेशन पे आना भी चाहते हैं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 0421 590 791 पे। ये बहुत ऐसा विषय है क्योंकि जैसे ये चीज़ें हैं कि कितने लोगों को क्या मालूम है, और आपकी बात सही भी हो सकती है भैया जी कि सबको मालूम है क्या है, क्योंकि छुप नहीं सकती है बात। आगे वो और लिखते हैं टॉक। मैं बस कहने वाला था कि विजय जी को मैसेज मैं ही रिले कर सकता हूँ, मेरे पापा हैं तो डायरेक्टली मैं बता दूंगा। और आई थिंक उनका पॉइंट आई थिंक ट्रू है कि काफ़ी अब नॉलेज होती है स्टूडेंट्स को कि कैसे सिस्टम्स हैं, लेकिन आई थिंक मैंने भी वो पिक्चर देखी थी आई थिंक लास्ट ईयर, वो डंकी शायद आप लोगों ने सुनी होगी। कि आई थिंक पार्टली ट्रू है कि अब बहुत सारे इंफॉर्मेशन मटेरियल्स होते हैं कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया आके सेटल करके क्या लाइफ होगी, लेकिन जो लोग जो एजेंट्स होते हैं जो ये सब सेटअप कर रहे हैं वहाँ से, उनके पास भी इंसेंटिव होता है कि मतलब जितने ज़्यादा लोग को वहाँ एक्सपोर्ट्स कर पाएँ करें। तो हमेशा उनके पास वो इंसेंटिव नहीं अलाइन होता है कि जो लोग भेज रहे हैं उनके लिए बेस्ट आउटकम्स आएँ। तो आई थिंक यहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि जैसे मैंडेटरी प्रोसेस एक होए कि ये चीज़ें उनको मतलब पता होनी चाहिए, और मतलब सिर्फ इंसेंटिव नहीं कि भेजें, लेकिन यहाँ अच्छी लाइफ है वो भी मतलब मॉनिटर होए और पता चले। एक्चुअली एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि आइज वाइज शट करके आपने सुना होगा, हम वही सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। आप कितना भी इंफॉर्मेशन दे दो उसको वही देखना है, क्योंकि एक बार अगर माइंडसेट बन गया कि हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में लाइफ अच्छी होगी, ये सब हो गया, तो कुछ भी कह नहीं है ये होगा, लेकिन हमारे लिए ऐसे होगा ऐसा लगता है। तो खैर अब आपके जो पापा कह रहे हैं वो ये आगे एक और बात कही है उन्होंने, टॉकिंग अबाउट सेलिब्रिटी, what would you call household service providers in India in current time? Are they paid as premium wages rates? बात आपकी सही है। अब जो भारत में जिनको हम चपरासी बोलते हैं, घर में काम वाली बोलते हैं, लेकिन विकास जी मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूँ, सॉरी विजय जी, कि भारत में अभी जो घर में काम करने वाले मिलते नहीं, उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया। आई वुड से कि सच में वो लिबरेटेड हैं, और आज से 20-25 साल पहले जो हाउस होल्ड वर्कर्स का हाल था वो नहीं रहा। जी जी। तो ये आज के मैसेज से, और दीपक जी ने कॉल लिखा है कि गिरमिट मीन्स एग्रीमेंट, बट बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट सीम्स टू हैव समथिंग टू डू विद द गिरमिट। वाह, हाँ,
क्या बात लिखी है। एक हमारे श्रोता हैं दीपक जी, उन्होंने लिखा है कि गिरमिट मीन्स एग्रीमेंट और इंडेंचर्ड laborer it seems, but based on the part of the word it seems to have something to do with गिरमिट। गिरमिट जैसे बोला ना, तो उन्होंने इसको संधि विच्छेद करा है, गिरना और मिटना, गिरना मिटना। so seems fall down and die, get destroyed and forgotten। भाई दीपक जी, आपने बड़ी अच्छी तरीके से इसका संधि विच्छेद करा है। तो ये आज के मैसेज से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में हम अनाउंसमेंट भी करते हैं कि कौन जीता है। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश है। कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, हाय कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। चाहे जमाना करे लाखों सितम, हाँ चाहे जमाना करे लाखों सितम, हाय कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। सनम मेरी जन्नत है तेरे कदम, है सनम मेरी जन्नत है तेरे कदम, है कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, है कभी तेरा दामन। मोहब्बत के शोलों में जलता रहूंगा, तेरा नाम लेके मैं चलता रहूंगा। धोकर बिखा के संभलता रहूंगा। बड़े हैं मोहब्बत के हम पे करम, है बड़े हैं मोहब्बत के हम पे करम, है कभी तेरा दामन। देंगी सहारा जो तेरी निगाहें, तो आसान होंगी मोहब्बत की राहें। ये मंजिल है मेरी, ये तेरी ही बाहें। चले हैं सफर पे ये खा के कसम, हाँ चले हैं सफर पे ये खा के कसम, है कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, हाँ कभी तेरा दामन। मचलती उम्मीदें इरादे जवां हैं कि बस में हमारे ज़मीं आसमां है। मोहब्बत बनी है हम तुम जहां हैं,
कभी तेरा दामन। श्रोताओं, आशा है कि आपको गाना पसंद आया होगा। ये गाने आज आपने नोटिस करा होगा सब युवा लोगों के लिए बनाए थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब ये लोग गाने लेके आएंगे तो वो हमारे लिए भी कुछ गाने हो जाएंगे, ये डील है ना। तो श्रोताओं, अब समय हो गया है कि हम विनर का नाम बताएं। तो जो फिल्म के जो पास हैं, एक पास वो 2 लोगों के लिए, वो मधु द्विवेदी जी को मिला है और राज गर्ग जी को $50 का वाउचर। हम आपसे संपर्क करेंगे और आशा है कि आप एंजॉय करेंगे और हमें फ़ोन पे बताएंगे कि आपको कैसा रहा, आपका अनुभव कैसा रहा। तो हमारे युवा लोग, आखिरी में अब आप बताइए कि आप ऋषिकेश जी से क्या पूछना चाहते हैं, आपके और क्या विचार हैं हिंदी के बारे में, गिरमिट के बारे में, और ये स्टूडेंट की स्लेवरी, जो भी आप कहना चाहें। और हम चाहते हैं कि ये जो आज का प्रोग्राम का समापन है, इनकी बात से ही करा जाए। ऋषिकेश जी, मेरा एक प्रश्न है आपके लिए जी। आपको क्या लगता है कि गिरमिट जो कम्युनिटी है जी, वो भारत के बाहर बहुत सारी अलग अलग डायस्पोरा कम्युनिटीज़ है जी, और गिरमिट कम्युनिटी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स से पास हुई है, पर उन्होंने अपनी भाषा, अपना कल्चर कंटिन्यूसली पास किया है। और आप अगर नोटिस किए तो केनियन कम्युनिटीज़, युगांडन कम्युनिटीज़, साउथ अफ्रीकन कम्युनिटीज़, ये लोग, भारतीय जो डायस्पोरा है वो लोग अपनी जो संस्कृति है वो पास कर सकते हैं, पर शायद जो भारतीय कम्युनिटीज़ वेस्टर्न देशों में जाते हैं जी, वो लोग स्ट्रगल करते हैं। आपको क्या लगता है कि डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो पहले के ज़माने में ना, हमारे, जैसे मैंने फिजी का एग्जांपल दिया था, तो हिंदी लैंग्वेज वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द करिकुलम। तो हम लोग किंडी से हिंदी, आपस में बच्चे हिंदी बोलते थे, घर पे बोलते थे, और फिर हम पढ़ने लिखने भी लगे थे। यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि एक हिंदी तो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है ऑस्ट्रेलियन करिकुलम में, फिर इट्स मल्टी रेशल, तो इंग्लिश इज बिकम्स द मीडियम ना, तो वो घर पे छूट रहा है। और फिर अगर घर पे भी अगर पेरेंट्स नहीं बोलेंगे या नहीं सिखाएंगे तो फिर वो और ब्रेक होगा। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, शायद आपको मालूम नहीं होगा, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन देयर इज़ अ कम्युनिटी लैंग्वेजेस प्रोग्राम। यहाँ की गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है कि हम हिंदी लैंग्वेज और म्यूज़िक या जो भी लैंग्वेज, बंगाली हो, पंजाबी हो, और बहुत सारे सैटरडे और संडे को हिंदी स्कूल्स, पंजाबी स्कूल्स चल रहे हैं। तो इसमें अब ओनर्स हमारी जो पेरेंट्स, जो अभी यंग पेरेंट्स, आप लोग भी चल के पेरेंट्स होंगे, कि आप अपने बच्चों को इन स्कूलों से कनेक्ट करें। और गवर्नमेंट हमको सपोर्ट कर रही है थ्रू द कम्युनिटी लैंग्वेजेस प्रोग्राम, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रही है। लेकिन अगर हम उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो वी आर द लूजर्स ना। तो इसमें फिर ये मैं पेरेंट्स को अपील करूँगा कि यू मोटिवेट योर चिल्ड्रन and you take the initiative of teaching them and sending them to these community language schools. आपने बहुत अच्छा बोला, और आई थिंक सिडनी में भी एक हिंदी स्कूल खुलने जा रहा है अगले नेक्स्ट 5 years में, तो लोग उसमें देख सकते हैं। आज के शो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे थोड़े टेकअवेज थे, और होपफुली आपके लिसनर्स को भी अच्छा लगा। अगर कोई भी फीडबैक है हम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में या फ़ोन नंबर के थ्रू भेज देना। लेकिन मेरे 1-2 टेक अवे थे। एक कि हम लोग को हमारी जो कल्चर है, जो जनरेशन है एज इमिग्रेंट्स के, बहुत एक्स्ट्रा हम लोग के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कल्चर हम लोग अपने पेरेंट्स से और अपने एंसेस्टर्स से या रिसर्च करके वो आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम ही एक मतलब चाइनीज़ विस्पर का गेम खेल रहे हैं। जितना कम हम सीखेंगे उतने कम हमारे बच्चे सीखेंगे, तो वो इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी, हम लोग ने आज जैसे काफ़ी बात की गुलामी, और जैसे काफ़ी जो गिरमिटिया कम्युनिटी ने एक्सपीरियंस करा है, और काफ़ी हम लोग के इंडियन पॉपुलेशन ने भी करा है। आई थिंक एक तो मतलब ये ऑब्वियसली दुख की बात है, लेकिन आई थिंक हम लोग उससे थोड़ा ग्रैटिट्यूड भी ले सकते हैं कि जो हम लोग की आज की लाइफ है काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हम लोग के जो एंसेस्टर्स ने कितना सफ़र किया है और हम लोग के लिए कितना मतलब वो फाइट किया है हम लोग के लिए कि हम लोग ऐसी लाइफ जी पाएँ। इंक्लूडिंग जो मैं सोचता हूँ कि इवन एज मेरे पेरेंट्स, मतलब जो हम लोग के पेरेंट्स की जनरेशन है, उनने भी इंडिया से मूव करके कितना सैक्रिफाइस किया कि हम लोग अच्छी लाइफ जी पाएँ, और उसके लिए हम लोग को आई थिंक ग्रेटफुल होना चाहिए।
और आगे बढ़ने में आई थिंक जो हम लोग इन लेसन्स इससे ले सकते हैं, अपने आप सीख के और भी कम्युनिटीज़ को हेल्प कर सकते हैं जो अभी भी इन स्ट्रगल्स में अभी हैं। ये बहुत सही बात बोली, ख़ास तौर पे जो हमारे एब्रिजिनल लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में, ये उनके लिए बहुत बड़ा काम हो सकता है क्योंकि वो फंस गए हैं, उनका जीवन खराब हो चुका है और कोई आशा नहीं है, लेकिन गिरमिटिया से वो सीख सकते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। तो श्रोताओ, जैसा कि हमेशा होता है, समय कम पड़ रहा है लेकिन जाना तो होगा। तो पहली बात तो ये है कि आप प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। यू ऑल गायत्री से समथिंग एंड देन वी टेक इट फ्रॉम देयर। और डॉक्टर साहब, पूनम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ऋषिकेश जी। जी, बस मैं लोगों को यही रिमाइंड करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट सैटरडे 25 मई को आप ज़रूर आइए और ये 7 हिल्स कम्युनिटी सेंटर हॉल जो 5 आर्टिलरी क्रेजेंट 7 हिल्स में है, फ्री एंट्री है, चाय नाश्ता डिनर सब फ्री रहेगा। और वो पोस्टर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला है। और जो चीफ गेस्ट रहेंगे, जो मैंने बताया था कि जो हमारे यहाँ हाई कमीशन से है डॉक्टर जानकी राम, कौंसलर जनरल, तो प्लीज़ join us. You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au।